billionaire pedophile Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Famous island with Jeffrey Epstein. And Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Name Jeffrey Epstein. You're such a great dancer. Yes, ma'am. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. He started touching himself. The only solace for me. एक मामूली हाई स्कूल टीचर जो अचानक एक दिन बैंकर बन जाता है, एक ऐसा बैंकर जिसने अपनी जिंदगी में एक पुरइस्रार दौलत जमा की, अरबपति क्लाइंट्स के ऐसे अरबों डॉलर मैनेज किए जो शायद हकीकत में कोई वजूद ही नहीं रखते थे। मैनहट्टन में एक आलीशान मेंशन, एक प्राइवेट जेट जिसका नाम लोलिता एक्सप्रेस रखा गया, एक सुनसान जजीरा और गेस्ट लिस्ट में दुनिया के सबसे ताकतवर सियासतदान, बिलियनर्स और शाही खानदान के लोग शामिल थे। लेकिन ये सब तो महज एक नकाब था और इस नकाब के पीछे छुपी थी एक इंतहाई खौफनाक हकीकत जिसमें एक शख्स नाबालिग कम से लड़कियों की स्मगलिंग करता है, एक ऐसा प्राइवेट जजीरा रन करता है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन सियासतदान, बिजनेसमैन, दानिश्वर, साइंटिस्ट और सेलिब्रिटीज उसके मेहमान बनकर आते हैं। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे पब्लिक फिगर्स और ताकतवर तरीन लोग भी इस शख्स की गेस्ट लिस्ट में शामिल रहे हैं। एक दिन बहुत बड़ा स्कैंडल खुलता है जो एप्स्टीन फाइल्स के नाम से मशहूर हो जाता है। दसियों सालों तक जेफरी एप्स्टीन ऐसे जीता रहा जैसे कानून उस पर लागू ही नहीं होता। उसके जराइम की सरगोशियां तो थीं मगर सजा ना होने के बराबर। दुनिया के हर कोने में वो बीसियों घरों और महल्लात का मालिक था। उसके तमाम घरों, बल्कि सही कहा जाए तो तमाम अड्डों में हर जगह खुफिया कैमरे लगे हुए थे, हमेशा नजर रखने वाले और हर हरकत की रिकॉर्डिंग करने वाले। यहाँ इन अड्डों में अपनी हवस पूरी करने वाले हर ताकतवर तरीन शख्स की रिकॉर्डिंग हो रही थी। क्या एप्स्टीन महज एक शिकारी था जो पैसे के लिए ताकतवर लोगों को दोस्त बनाता और उन्हें फांसता था और उनकी वीडियो बनाता था, या फिर वो किसी और ही बड़े खेल का हिस्सा था, एक ऐसा इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो अमेरिका की एलीट को फांसने और अमेरिका पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बनाया गया था? कुछ तफ्तीशी सहाफियों और साबिक इंटेलिजेंस अफसरान का मानना है कि एप्स्टीन का नेटवर्क इस्राएली एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन की झलक दिखाता है। हनी ट्रैप और एक ब्लैकमेलिंग मशीन जो पैसा नहीं बल्कि ताकत और कंट्रोल हासिल करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अमेरिका की तमाम बड़ी फेडरल एजेंसियां दावा करती हैं कि उन्हें किसी किस्म की साजिश या गठजोड़ का कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई क्लाइंट लिस्ट, ना ब्लैकमेलिंग की वीडियोस और ना ही कोई रिकॉर्डिंग। सरकारी बयानिया ये कहता है कि वो ये सब अकेला कर रहा था, ये सब एक बदकिस्मत इत्तफाक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वक्त गुजरता गया, दुनिया आगे बढ़ती रही और जेफरी एप्स्टीन का नाम बस तारीख का एक मिटा हुआ सफा बनकर रह गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कहानी कहां जाकर खत्म होती है। कहानी शायद ऐसी ही होती अगर एप्स्टीन के खिलाफ सबूतों के पहाड़ मौजूद ना होते और अगर वो तमाम बच्चियां जो इस दरिंदगी और हवस का शिकार हुई थीं, अगर वो एप्स्टीन से अपना इंसाफ लेने के लिए यूं डट ना जाती। Brilliant manipulator, not just of vulnerable girls and women. He was a brilliant manipulator of powerful men. And then Ghislaine sits on the other side and they began assaulting me. Really, while I was lying there the whole time, I'm thinking, my sister's been around these people. My sister was 16. She's been around them alone. I was systematically recruited, trafficked across this great nation. He needed to have girls on constant call. We were groomed, we were manipulated, and we were taken advantage of. We will not stop or give up, and we will be on the front lines of this battle. I won't stop fighting. I will never be silenced. हकीकत यह है कि वो सिर्फ कोई एक बीमार ज़हनुल इंसान नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के एक क्राइम नेटवर्क का सेंटर फिगर था। इंतहाई दौलतमंद और ऐसे पावरफुल लोग
जो अपनी हवस के गुलाम थे, और ये लोग इकट्ठे झुंड की सूरत अपनी हवस के लिए शिकार तलाश करते थे। आज जब अमेरिकन हुकूमत और ज्यादातर कांग्रेसमैन सर झुकाए फलस्तीन में इसराइली जेनोसाइड को सपोर्ट और फंड कर रहे हैं और अमेरिका में इसराइल मुखालिफ हर आवाज दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो इस सूरत-ए-हाल में जेफरी एप्स्टीन का मामला एक भड़कते हुए तनाज़े में बदल चुका है। अमेरिकन अब सवाल कर रहे हैं। खामोशी ने इसे दफन नहीं किया बल्कि सवालों को और ज्यादा बुलंद कर दिया है। अमेरिकन लोगों का अपने लीडर्स पर एतमाद अब मिट्टी में मिलता जा रहा है और अब वो सवाल कर रहे हैं। That the Prime Minister of Israel goes on television to openly participate and meddle in internal American politics, going on television to attack Americans because they're not fully on board with sending billions more to a country of 9 million people. It's almost unbelievable that he said that on camera. Imagine, this is a foreign leader bragging about how he's censoring, and so the true shame here, the actual villain in this story, is the leadership of the United States that is putting up with serial humiliation for decades. लेकिन ये समझने के लिए कि एप्स्टीन जैसा शख्स बना कैसे और उसे ये सब करने की इजाजत कैसे मिली, हमें वापस जाना पड़ेगा बहुत पीछे, उस वक्त से पहले जब वो किसी जजीरे का मालिक नहीं था, उस दौलत से भी पहले जब दुनिया उसका नाम भी नहीं जानती थी, और वहां से हमें देखना होगा कि ये खुफिया सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और वो लोग कौन हैं जिन्होंने उसे ऐसा दरिंदा बना दिया। जेफरी एप्स्टीन पहली बार 1980 में जब वो सिर्फ 27 साल का था अवामी नजर में आया, लेकिन जिस अंदाज में वो सामने आया वो काफी अजीब था। यहाँ एक पुराना कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन का आर्टिकल है जिसमें उसे बैचलर ऑफ द मंथ के तौर पर दिखाया गया है, साथ ही एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर और ये सब हेडलाइन, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट जेफरी एप्स्टीन सिर्फ उन लोगों से बात करता है जो सालाना $1 मिलियन से ज्यादा कमाते हों। अगर आप एक क्यूटी टेक्सास गर्ल हैं तो न्यूयॉर्क के इस डायनामो को 55 वॉटर स्ट्रीट 49 में फ्लोर पर राब्ता करें। ये एक तरह की इश्तिहारी मीडिया कवरेज थी और ये वो वक्त था जब तक ये शख्स सैकड़ों नाबालिग लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर चुका था, उन्हें एक ऐसे ट्रॉमा में कहीं बहुत पीछे छोड़ आया था जिससे वो सारी जिंदगी नहीं निकल पाएंगी। Some of my worst memories are from this place. I think about it all the time. I do. And it hurts a lot. And I never had children because of it. Because I didn't feel like they would be safe. Yeah, I think that's what hurts the most. Oh my gosh, I was 14 years old. Like, what the hell do you know when you're that young? You want to take a moment? No, I'm okay. I'm okay. इस कहानी के पहले 20 सालों में एप्स्टीन का नाम मीडिया में शाज़ो नादिर ही नजर आता है। वो कभी भी उस तरह मशहूर नहीं हुआ जिस तरह बड़े बैंकर्स होते हैं, और शायद इसकी वजह ये थी कि कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे है, उसके पास इतनी दौलत आई कहां से। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन 1953 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। वो 2 मेहनतकश यहूदी वालिदैन का बेटा था जो आम और सादा जिंदगी गुजारते थे। जेफरी को स्कूल में अलजबरा और कैलकुलस बहुत पसंद था और वो मैथ टीम का हिस्सा भी था, मगर साथी तलबा के मुताबिक वो ज्यादा ज़हीन नहीं था। उसने 1969 में हाई स्कूल मुकम्मल किया और फिर कूपर यूनियन कॉलेज में दाखिला ले लिया, जो एक छोटा मगर मशहूर कॉलेज था जहां तालीम बिल्कुल मुफ्त थी। वहां उसने रियाजी पढ़ी और फिर 2 साल बाद वो NYU चला गया, लेकिन 3 साल बाद फिर बगैर कोई डिग्री लिए ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी। डिग्री के बगैर भी सिर्फ 2 माह बाद एप्स्टीन ने एक हैरानकुन जॉब हासिल कर ली। वो एक हाई स्कूल मैथ टीचर बन गया, लेकिन किसी आम स्कूल में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के सबसे महंगे और एलीट स्कूल डेल्टन स्कूल में। यहाँ के स्टूडेंट बैंकर्स, सियासतदानों और रियल एस्टेट टाइकॉन्स के बच्चे थे। ये ऐसे लोग थे जो आज के हिसाब से तकरीबन $50,000 सालाना फीस दे सकते थे। जब एप्स्टीन ने वहां पढ़ाना शुरू किया तो वो पहले वाले जेफरी से बिल्कुल मुख्तलिफ लगता था और बतौर टीचर वो काफी मुतनाज़े भी था। 1970 की दिहाई के वस्त में स्कूल स्टूडेंट उस वक्त हैरान रह गए जब उनके स्कूल में एक नया उस्ताद आया जो स्कूल ड्रेस कोड की धज्जियां उड़ा रहा था। कभी फर कोट में, कभी सोने की चैन पहने और कभी अक्सर खुले गुरेबान वाली शर्ट में वो स्कूल आता था। लेकिन मसला सिर्फ उसके लिबास का नहीं था बल्कि उसके रवैये का था। वो खास तौर पर लड़कियों में मशहूर था, जैसे अक्सर नौजवान असातिज़ा होते हैं। मगर फर्क सिर्फ ये था कि एप्स्टीन इस तवज्जो को सिर्फ पसंद ही नहीं करता था
बल्कि वो खुद इसे तलाश करता था। कहा जाता है कि वो स्टूडेंट्स की पार्टियों में भी जाने लगा था, यहाँ तक कि उनकी उन तकरीबात में भी जहां नाबालिग स्टूडेंट्स शराब पी रहे होते थे। आखिरकार किसी बड़े स्कैंडल से पहले ही उसे परफॉर्मेंस इश्यूज की बुनियाद पर स्कूल से निकाल दिया गया और शायद यहीं से उसने अपनी पहली ब्लैकमेलिंग भी शुरू की होगी। अजीब बात यह है कि एप्स्टीन की जिंदगी में हमेशा नाकामी के बाद तरक्की आती रही है। डेल्टन स्कूल से निकाले जाने के चंद ही महीनों बाद 1976 में उसने एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में असिस्टेंट ट्रेडर की जॉब हासिल कर ली। ये मौका भी उसे किसी इत्तेफाक से नहीं मिला था, बल्कि स्कूल नेटवर्क ने ही उसे ये अपॉर्चुनिटी भी पेश की थी। दर हकीकत उसकी एक स्टूडेंट के वालिद जो अमीर बिजनेसमैन थे, उसकी सिफारिश ने उसे इस कंपनी में ये जॉब दिलवाई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह एप्स्टीन का वक्त बतौर टीचर गुजरा था, वैसा ही कुछ उसके मालियाती इदारे में जॉब के दौरान भी हुआ। महज 4 साल के अंदर अंदर वो एक जूनियर असिस्टेंट से लिमिटेड पार्टनर बन गया, यानी एक ऐसा ओहदा जो आमतौर पर दिहाइयों के तजुर्बे के बाद मिलता है। और ये सब उस शख्स के लिए था जिसके पास कोई कॉलेज डिग्री भी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद यहाँ भी एप्स्टीन के खिलाफ इनसाइड ट्रेडिंग की इंक्वायरी हुई और इस इंक्वायरी के दौरान दबाव डालकर उससे इस्तीफा ले लिया गया। यही इस कंपनी में एप्स्टीन से मुतालिक एक मर्तबा ग्रीनबर्ग ने कहा था कि उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो PhD हों, पुअर, स्मार्ट एंड डेस्परेट टू बी रिच, यानी गरीब, ज़हीन और अमीर होने के लिए बेताब। और ये खसूसियात एप्स्टीन में बखूबी पाई जाती थी। देखें, एक एलीट स्कूल के टीचर को अगर किसी स्टूडेंट के वालिद की सिफारिश पर नौकरी मिल जाए तो शायद ये आम सी बात हो सकती है, लेकिन 15 साल बाद उस शख्स का अरबों डॉलर के फ्रॉड से बच निकलना ये कोई आम इत्तेफाक नहीं हो सकता। एप्स्टीन की जिंदगी के इस हिस्से में कई ऐसी कहानियां हैं जो साफ तौर पर एक साजिश की झलक देती हैं, एक सीक्रेट नेटवर्क। कई सहाफियों, दोस्तों और बिजनेस पार्टनर ने बाद में दावा किया कि एप्स्टीन अक्सर इशारों कनायों में कहता था कि वो किसी इंटेलिजेंस कंपनी के लिए काम करता है, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, लेकिन ये कभी नहीं मानता था कि कौन सी एजेंसी के लिए वो काम कर रहा है। 1980s की दिहाई के आखिर में एप्स्टीन एक और पुरस्कार शख्सियत अदनान खाशगजी के साथ काम करने लगा था। वही सऊदी बिजनेसमैन जो CIA और मुसाद दोनों के नेटवर्क में था। ये वही शख्स था जो ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल में इसराइल से ईरान तक कातिलाना हमलों के हथियार पहुंचाने का दरमियानी चैनल था, यानी खाशगजी मुसाद का बंदा था। फिर जब ये इंकिशाफ हुआ कि एप्स्टीन के पास एक जाली ऑस्ट्रियाई पासपोर्ट है जिस पर मिडल ईस्ट के कई कंट्रीज के स्टैंप्स लगे हुए हैं, तो उसकी कहानी मजीद पुरस्कार हो गई। एक ऐसा शख्स जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, जो एक स्कूल से बदनाम होकर निकाला गया, जिसे फिर एक बड़ी सरमायाकार फर्म से फारिग किया गया, जो एक बड़े पोंजी फ्रॉड स्कैंडल में मुलव्विस पाया गया, वो ना सिर्फ हर दफा बच जाता है बल्कि और ज्यादा अमीर बनकर उभरता है। इस बीच वो जाली पासपोर्ट हासिल करता है, असलहा फरोशों के साथ बिजनेस करता है और आखिर में वो बन जाता है दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के नेटवर्क का एक मेजबान, जो उनकी हवस पूरी करने के लिए एक प्राइवेट जजीरा तैयार करता है, लोलिता एक्सप्रेस के नाम से लग्जरी जेट उड़ाता है और अपनी हवस का शिकार करते उन ताकतवर लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग्स करता है। हर कदम पर उसके झूठ, उसकी चालाकी, उसके जराइम, ये सब उसके लिए सजा नहीं बल्कि इनाम बनते गए। जेफरी एप्स्टीन का अरूज जो पहले ही किसी पहेली की तरह था, वहीं उसके करीबी लोगों का नेटवर्क उसे और भी ज्यादा पुरअसरार बना रहा था। इस नेटवर्क का सेंटर फिगर थी गैज़लीन मैक्सवेल, एप्स्टीन की सबसे करीबी साथी और बाद की तहकीकात के मुताबिक एप्स्टीन के लिए नाबालिग लड़कियां भर्ती करने वाली एक मैनेजर। So several times I was in the car with her and she would ask the driver to stop the car and she'd dash across to the school or the park or wherever she was going and she would like write down her phone number for a child, a young girl, and then I'd see that child at the house and she'd say they're auditioning. You know, I found a model in the park and I thought it was really strange because I did see a couple girls in braces and I've never seen a model with braces. I expected it from a man, but I didn't expect it from a woman. How many girls do you think you brought to Jeffrey Epstein? At the minimum 50. लेकिन यहाँ भी असल सवाल उसके वालिद रॉबर्ट मैक्सवेल पर उठता है। एक यहूदी बिजनेसमैन रॉबर्ट मैक्सवेल जो बाद में एक मीडिया टाइकॉन बन गया। उसका असल नाम अयान लुडोक हाइमन बिन्यामीन होख था। उसकी जिंदगी अजीबोगरीब वाकयात से भरी थी।
वो रोमानिया के एक छोटे से यहूदी कस्बे में पला बढ़ा, जहां उसके तकरीबन पूरे खानदान को आशोटिज्म कैंप में नाजियों ने कत्ल कर दिया। लेकिन किसी तरह वो वहां से फरार होकर फ्रांस पहुंचा और फौज में शामिल हो गया। नाजियों के खिलाफ जंग में लड़ा और एक मशीन गन टावर पर हमले के दौरान जिंदा बच जाने पर उसे मुतादिद मेडल्स दिए गए। जंग के बाद वो इंग्लैंड मुंतकिल हुआ। उसने अपना नाम बदलकर रॉबर्ट मैक्सवेल रखा और बरतानवी पार्लियामेंट का एक रुकन मुंतखब हो गया। इसी दौरान उसने मीडिया की दुनिया में कदम रखा और अगले 50 सालों में उसने एक मीडिया एम्पायर खड़ी कर ली। वो डेली मिरर का मालिक था, MTV के यूरोप भर के राइट्स का पार्टनर था और लंदन डेली न्यूज़ भी उसकी मलकियत में था। 1980 की दिहाई के आखिर में मैक्सवेल ने अमेरिकी मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा और अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी मैकलेन पब्लिशर को $2 अरब से भी ज़ायद में खरीद लिया। मैक्सवेल के इस्राएली खुफिया एजेंसी मुसाद से करीबी रवाबित थे और इसी मुसाद नेटवर्क को मैक्सवेल की तमाम तर तरक्की का महवर समझा जाता था। मैक्सवेल पर बाद में इजरायली एजेंट्स के साथ मिलकर अमरीकी एटमी तहकीकाती इदारों और सिक्योरिटी सेंटर्स में सर्विलेंस सॉफ्टवेयर बग करने के इल्जामात भी लगे। इसी दौरान बरतानवी खुफिया इदारे MI6 के लोग उसे एक मुमकिना डबल या ट्रिपल एजेंट कहते थे, जो बेक वक्त रशियन KBG, मुसाद और MI6 तीनों के साथ ताल्लुकात रखता था। लेकिन 1990 की दिहाई के आगाज तक मैक्सवेल कर्जों में डूब चुका था। उसके बिजनेस तबाह हो रहे थे और $50 मिलियन के कर्ज में डिफॉल्ट होने से सिर्फ चंद दिन पहले वो अचानक कैनरी आइलैंड के करीब समंदर में अपनी यॉट से गिरकर डूब गया। कुछ ही दिन बाद इंकिशाफ हुआ कि वो अपनी कंपनियों के पेंशन फंड से सैकड़ों मिलियन डॉलर चुराकर अपनी अय्याश जिंदगी जी रहा था। उसकी शोहरत तबाह हो गई, मगर इससे पहले कि उस पर उंगलियां उठती, उसे इजराइल में स्टेट फ्यूनरल के साथ दफन कर दिया गया और इस सरकारी तदफीन में इजराइल का वजीर आजम, सदर और तमाम साबिक और मौजूदा मुसाद सरबराहान भी शरीक हुए। और सबसे हैरान कुन बात, ये तो सिर्फ कहानी का अभी आगाज था।